अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 का नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लफ्ज़ी मतलब पे गौर किया जाए ना, ये आपने 9th क्लास में भी डेफिनेशन इसकी पढ़ रखी है। बायो का लफ्ज़ी मतलब होता है लाइफ, और जहाँ पे वर्ड केमिस्ट्री आ जाए तो याद रखिए कि इसका लफ्ज़ी मतलब होता है रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जो लाइफ के अंदर हो रहे होते हैं। एक जिंदा जानदार के अंदर जो भी रिएक्शन होता है उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं बायोकेमिस्ट्री में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विल डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, composition and chemical reactions found in living thing, जो कि मिल रहे होते हैं found in living thing is called, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ये सिंपल सी डेफिनेशन, बुक में डेफिनेशन नहीं दी गई, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा है। इस चैप्टर में ना हमने बेसिकली चंद एक चीज़ों को पढ़ना है। इस चैप्टर में जो चीज़ें पढ़नी है पहले ये चीज़ चेक कर लो। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करना है। कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद सेकेंड नंबर में हमने डिस्कस करना है प्रोटीन्स को आम ज़बान में गोश्त कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स को। लिपिड्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आएगी न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कस करना है। और लास्ट में हमारे पास चीज़ आएगी वाइटामिन्स। ये चंद एक चीज़ें जिसको इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। अब इनमें कौन कौन से सवाल आते हैं, क्या कौन कौन सी चीज़ हमने पढ़नी है, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो बच्चे सिंपल स्टार्ट करेंगे पहले वाले से। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? देखो जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट है इस वर्ड पे गौर कीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स ये दो अल्फाज के मिलने से बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स कितने लफ्ज़ इसमें? दो। एक वर्ड है कार्बो और एक वर्ड है हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स वर्ड जहाँ पे भी आ जाए तो इसका मतलब होता है वाटर। क्या मतलब होता है? वाटर। मतलब कार्बो का मतलब होता है कार्बन। मतलब कार्बन के साथ बेसिकली क्या कौन सी चीज जुड़ी होती है? कार्बन, वाटर जुड़ा होगा। अब बात है इसकी डेफिनेशन इस तरह भी करते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेटेड कार्बन मतलब कार्बन के साथ वाटर जुड़ा हो, उसको कार्बोहाइड्रेट का नाम दे रहे होते हैं। लेकिन जो आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है वो कुछ इस तरीके से है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसमें ना कुछ अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए हैं। वो अल्फाज कौन कौन से हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड क्या है, और कीटोन्स क्या है? एल्डिहाइड। देखो यहाँ वर्ड पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का लफ्ज़ी मतलब है मैनी। हाइड्रोक्सी जिसमें ये वाला ग्रुप हो OH, जो ग्रुप हो इसको अल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप ये वाला C डबल बॉन्ड O और साथ में लगा होगा H। और इसके बाद कीटोन ये वाले होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O और दोनों साइडों पे बेसिकली कार्बन एटम लगा होता है। अब क्या मतलब है इसका वो देख लेते हैं अभी हम। देखो मेरे पास में एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा 2 नंबर के लिए आ चुकी है। आपने क्या करना है, 6 कार्बन सीधे करके लगा दें। 1 2 3 4 5 6। एक और जगह मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ बनाऊँगा कार्बोहाइड्रेट की, जिससे आपको पता चल जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से क्या मुराद है। बच्चे यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखूँ तो यहाँ पे लगा C डबल बॉन्ड O और साथ में लगा होता है H। यहाँ पे OH होता है। तीसरे नंबर पे OH आपने दूसरी साइड पे लगाना है, OH। और ये स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी, CH2OH। यहाँ पे एक H लगा होता है, एक H यहाँ पे लगा होगा, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। अब चेक करो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है।
हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। C6H12O6। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। किसकी है? ग्लूकोज की। इसके बाद सेकंड एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बट ये बेसिकली होगी हमारे पास फ्रुक्टोज की। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगा होगा CH2OH, यहाँ पे OH तीसरे नंबर पे आपने हमेशा OH इस साइड पे लगाना है, दूसरी साइड पे। बाकी साहब में OH एक साइड पे होगा और तीसरे नंबर पे OH दूसरी साइड पे आप लगा CH2OH। यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। अब इसमें चेक कर लो कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है इसमें। हाइड्रोजन चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। 12 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन चेक करो इसमें। 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन भी हमारे पास 6 है। बस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और ये वाली चीज़ हमारे पास है जी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सही है। बच्चे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है जबकि स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है उसको पता क्या कहते हैं? आइसोमर। क्या कहते हैं? आइसोमर। याद रखिएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है। ये क्या एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब देखो इसमें हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ मौजूद है भैया चेक करो। ये पहला हाइड्रोक्साइड, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो 5 हाइड्रोक्साइड है। इसे हम कहते हैं जी कार्बोहाइड्रेट से पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। बस इसमें काफ़ी सारे हाइड्रोक्साइड मौजूद होते हैं। और इसके बाद इसमें फंक्शनल ग्रुप चेक करो। ये वाला फंक्शनल ग्रुप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O और साथ में H लगा हुआ है। ये वाला ग्रुप है, इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेक करो। ये वाला, ये कीटोनिक ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O, ये वाला ये कीटोनिक ग्रुप है और वो एल्डिहाइड ग्रुप है। ये याद रखिएगा। मतलब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर कीटोन्स हो सकते हैं। भाई ये बात आपने सिंपल सी याद रखनी है। अच्छा इसके बाद ना कार्बोहाइड्रेट्स को नेचुरली किस तरह तैयार किया जाता है? हाउ कार्बोहाइड्रेट्स प्रीपेयर्ड नेचुरली। ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। बच्चे एक लफ्ज़ में इसका आंसर लिखूँ ना, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रीपेयर्ड नेचुरली बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। पौधों में फोटोसिंथेसिस के तरीकाकार से हम कार्बोहाइड्रेट्स को तैयार कर रहे होते हैं। फोटो का लफ्ज़ मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मीन होता है बनाना, मतलब लाइट की मौजूदगी में किसी चीज़ को बनाना। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, प्रिपेयर करना। अब फोटोसिंथेसिस में आपको पता क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी मिलता है। और ये मिलते किन की मौजूदगी में? इनको मिलने के लिए चाहिए जी सनलाइट और ग्रीन पिगमेंट जिसको हम नाम दे रहे होते हैं क्लोरोफिल। और इसके नतीजे में जब ये चीज़ें आपसे मिलती हैं तो हमारे पास बन जाता है C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा होता है। ये आपने डेफिनेशन की हुई है। द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के नीचे डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको। द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर आर कंबाइन in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose and oxygen as a byproduct is called photosynthesis। फोटोसिंथेसिस ये तरीकाकार है। आपने ये भी बताना है, एक नंबर नीचे डेफिनेशन का अमूमन रखेगा, सही है। और कम अज कम ये लफ्ज़ लाजमी लिखिएगा फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। भाई इसकी टाइप्स अगर देखी जाए तो 3 टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कितने टाइप्स हैं? 3। There are 3 types of carbohydrates. First is monosaccharides. Second type है जी oligosaccharides और लास्ट वाली टाइप है जी पॉलीसैक्राइड्स। सबसे पहली बात हम करेंगे मोनोसैक्राइड्स की। किसकी बात करेंगे? क्योंकि पहले टाइप हमारे पास क्या है?
सैक्राइड। बच्चे ये वर्ड पे गौर करोगे तो आपको पता चल जाएगा मोनो मीन होता है वन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। सैक्राइड वर्ड जो निकला ये सैक्रम से निकला है। सैक्रम का लफ्ज़ी मतलब होता है ग्लूकोज, जिसमें से ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल हो, जिसको मोनोसैक्राइड कहते हैं। याद रखिएगा मोनोसैक्राइड को सिंपल शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल शुगर भी नाम दे रहे होते हैं। अब जो मोनोसैक्राइड है इसके आगे मजीद टाइप्स बनाई गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। इसकी टाइप्स बनाई गई हैं, टाइप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। टाइप्स किसकी बेस पे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किसी मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है उसकी बेस पे टाइप्स बनाई गई हैं। जो टाइप्स हैं इसकी बेसिकली यहाँ पे हमने जो बुक ने मेंशन कर रखी हैं, इनमें कुछ टाइप के नाम आपने पहले पढ़े हुए हैं। पहली टाइप है ट्राइओज, सेकंड टाइप है टेट्रोज, पेंटोज। पेंटोज का नाम आपने सुना हुआ है, डीएनए के अंदर शुगर पाई जाती है। हेक्सोज, इसके बाद है हेप्टोज। 9 तक हो सकते हैं, सही, लेकिन हम यहाँ तक करेंगे। अब ट्राइओज क्या होंगे? दोज मोनोसैक्राइड, ऐसे मोनोसैक्राइड विच हैव, जो रखें 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन, जिसमें 3 कार्बन हो, इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? मोनोसैक्राइड का। और दोज मोनोसैक्राइड विच हैव 4 कार्बन, जिसमें 4 होंगे वो टेट्रोज, जिसमें 5 होंगे पेंटोज, जिसमें 6 होंगे। और याद रखिए हेक्सोज इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैक्राइड। ये चेक कर लो, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। याद रखिएगा हेक्सोज की एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है। और दोस टाइप ऑफ अमाइनोज व्हिच हैव 7 कार्बन इज कॉल्ड हेप्टोज। ये पूछेगा नहीं आपको, सही है। तो अब 2 हमारे पास एग्जांपल दी गई हैं, ये दोनों की दोनों टाइप्स हैं हेक्सोज की। किसकी हैं? हेक्सोज की। अच्छा, अब ग्लूकोज की अगर डेफिनेशन की जाए ना, कहता है ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ग्लूकोज इज अ पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और फ्रुक्टोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स है, सही है। पेंटा मतलब होता है 5, पेंटा क्लास में मतलब होता है 5। एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये देखो ये एल्डिहाइड पाया जा रहा है, ये ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। और सॉरी, पेंटा हाइड्रोक्सी का मतलब ये है, देखो 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्साइड पाए जा रहे हैं, और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। ये भी पेंटा हाइड्रोक्सी, इसमें चेक कर लो कितने OH हैं, 1 2 3 4 5 OH है। ये क्या? पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। फ्रुक्टोज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है और ग्लूकोज पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। लास्ट हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की। किसी की बात करेंगे? देखिए प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज याद रखिए, जो ग्लूकोज ये डिब्बे के अंदर मिलती है मार्केट में, आराम सुकून के साथ। आपने सबसे पहले चंद बातें याद रखिएगा इसके बारे में। बेटे इसका रंग कैसा होता है? वाइट। वो जो ग्लूकोज होती है, मतलब ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जायका कैसा होता है? मीठा, स्वीट इन टेस्ट। उसको जहन में रखो और प्रॉपर्टीज लिखना शुरू कर दो। पानी में डालें, क्या पानी में हल हो जाती है? सोलबल इन वाटर, ये पानी में हल हो जाती है। नेक्स्ट बच्चे, ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल है, मतलब पानी में डाली टूटती नहीं है। मतलब ये पानी में डालो ग्लूकोज का ग्लूकोज ही रहेगा। अगर कोई चीज़ पानी में डालने के बाद टूट के हाइड्रोलाइज, नॉन हाइड्रोलाइज, बच्चे हल होना और टूट के कोई नई चीज़ बनाना वो अलग चीज़ है। अब ग्लूकोज को पानी में डाल दो, ग्लूकोज ही रहती है, सिर्फ मॉलिक्यूल लहदा हो जाते हैं। और हाइड्रोमीन होता है वाटर
लाइज लाइसिस से निकला है, और लाइसिस का लफ्ज़ी मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। मतलब ये पानी में अगर डालते हो ये टूटते नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं बनाए, ग्लूकोज ही रहेगी। आगे जाके पढ़ेंगे मजीद इसको। और ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, या रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, रिड्यूसिंग इन नेचर। अब रिड्यूसिंग का मतलब क्या है बच्चे? ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, एल्डिहाइड ग्रुप आसानी से रिड्यूस हो जाता है। किस तरह रिड्यूस होता है बच्चे? अगर आप इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाते हो ना, नेक्स्ट सेकेंड ईयर में जाकर पढ़ोगे, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके लग जाता है, एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे लग जाता है, और ये वाली चीज़ बन जाती है। देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, और इसीलिए हम कहते हैं ये रिड्यूसिंग शुगर है। ये क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। भाई ये बात याद रखिएगा। इसलिए ये बेसिकली इसके पीछे रीज़न है। मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता कि रिड्यूसिंग इन शुगर का मतलब क्या है। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास ओलिगो सैकराइड। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखिएगा, इसमें कार्बन हो सकते हैं, कार्बन एटम जो है ना, कार्बन एटम्स ये हो सकते हैं हमारे पास 3 से लेके 9 तक। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप है ओलिगोसैकराइड। क्या है? ओलिगो सैकराइड्स। अच्छा, ओलिगोसैकराइड की बात की जाए तो इसमें टोटल कार्बन एटम कितने होंगे? पहले नंबर में, सॉरी, ये बनता है मोनोसैकराइड के मिलने से, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स। ये मोनोसैकराइड्स के मिलने से बनता है। इससे मोनोसैकराइड यूनिट हो सकते हैं, क्या मतलब मैं अभी बताता हूँ इसका। मोनोसैकराइड यूनिट हो सकते हैं 2 से लेके 9 तक। मतलब ये देखो, ये एक ग्लूकोज है ना, ये मोनोसैकराइड है। अगर इस तरह के 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस तरह आपस में मिल जाए, ये एक ग्लूकोज सपोज कर लो, और जब पानी डालते हैं ये इस तरह रिंग फॉर्म में चली जाती है। ये 2 ग्लूकोज, ये 2 क्या है? मोनोसैकराइड जुड़े हैं, तो इसे हम कहते हैं डाइसैकराइड। अब इसमें ना तकरीबन 2 से लेके कहाँ तक जुड़ सकते हैं? 9 तक। मतलब 2 भी जुड़ सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सही। और इसकी भी इसी बेस पे मोनोसैकराइड कितने जुड़े हैं, इसी बेस पे आगे टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्या है? इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स में अगर टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले टाइप है डाइसैकराइड। 3 के टाइप्स लिख लेते हैं, और डाइसैकराइड्स याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। इसके बाद ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड्स, टेट्रासैकराइड्स। डाइसैकराइड में 2 मोनोसैकराइड यूनिट होंगे, 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स होंगे। ट्राइसैकराइड में 3 मोनोसैकराइड यूनिट होंगे, 3 मोनोसैकराइड यूनिट्स होंगे। और टेट्रा में 4 मोनोसैकराइड यूनिट आपस में जुड़े होते हैं, सही है। और इसमें टोटल मोनोसैकराइड यूनिट कितने जुड़ सकते हैं? 2 से लेके 9 तक। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है डाइसैकराइड। इसकी एग्जांपल 3 याद रख लीजिएगा। डाइसैकराइड की बाद एग्जांपल पूछ रहे थे एग्जामिनर, बच्चे याद रखिएगा हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है इसकी, तो यहाँ पे हमने लिखनी भी है। पहली एग्जांपल सुक्रोज, सेकंड एग्जांपल माल्टोज, थर्ड एग्जांपल लैक्टोज। अब बेसिकली इनसे एमसीक्यू भी आते हैं, यहाँ जाके फिर पढ़नी है हमने, यहाँ से एमसीक्यू भी आ रहे होते हैं। तो एमसीक्यू किस तरह के आते हैं ज़रा गौर कीजिएगा। बच्चे जो सुक्रोज है ना, ये बेसिकली 2 चीज़ों के मिलने से बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। माल्टोज पता है 2 चीज़ों के मिलने से बनता है, कौन कौन सी चीज़ें? ग्लूकोज और ग्लूकोज। और जो लैक्टोज है ये भी 2 चीज़ों के मिलने से बनता है, ग्लूकोज और
ग्लैक्टोज। सही है, ये इन चीज़ों के मिलने से बन रहा होता है। ये दो, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से लैक्टोज बनता है। तो ये एमसीक्यू आ चुका है, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू आ चुका है। व्हेन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड देन इट फॉर्म सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। कौन सी बनाएंगे? माल्टोज। ये आपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लीजिएगा, क्या बनाएंगे हमारे पास? माल्टोज। सही है। तो अब इसके बाद ना नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोलिसिस, इसकी इक्वेशन है हाइड्रोलिसिस, और ये भी पेपर में आ चुकी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज को ना हम आम ज़बान में चीनी कहते हैं। सुक्रोज को आम ज़बान में क्या कहते हैं? चीनी। और चीनी का फार्मूला C12H22O11। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं पानी के साथ, जब हाइड्रोलिसिस मैंने बता दिया है, जब पानी के साथ रिएक्शन होगा, जब पानी के साथ वो मिलेगा तो ये दो चीज़ों में टूट जाता है। एक है जी C6H12O6 और दूसरी भी हमारे पास C6H12O6। ये वाली चीज़ ग्लूकोज होती है और ये वाली चीज़ हमारे पास फ्रुक्टोज होती है। मतलब ये वाली चीज़ जब सुक्रोज टूटता है तो नई दो चीज़ें बनाता है पानी में डालने के बाद, ग्लूकोज बन रही होती है और फ्रुक्टोज भी बन रही होती है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, हाइड्रोलिसिस और सुक्रोज के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपने जहन में रखनी है ना, वो है इसकी प्रॉपर्टीज़। क्या चीज़? प्रॉपर्टीज़ मोनोसेक्राइड की और ओलिगोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं। मतलब चीनी देख लो, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगी, पहले नंबर पे क्या होगी? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगी, स्वीट इन टेस्ट होगी, स्वीट इन टेस्ट होगी, और सोलबल इन वाटर होगी, सोलबल इन वाटर। नॉन हाइड्रोलाइजेबल होगी, सॉरी ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल, ये टूटता नहीं पानी में, लेकिन ये टूट के नई चीज़ें बना देता है। ये क्या होगा? हाइड्रोलाइजेबल। ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है हाइड्रोलाइसिस की, जब पानी में डाला कुछ नई दो चीज़ें बनी हैं। सही है, था सुक्रोज, टूटने के बाद ग्लूकोज फ्रुक्टोज बना दिया। और लास्ट वाली चीज़ कहते हैं ये रिड्यूसिंग हो भी सकते हैं, रिड्यूसिंग और मे बी नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर यहाँ तक? कुछ सवाल वगैरह हो? चलो इसके बाद लास्ट वाली टाइप है हमारे पास पॉलीसेक्राइड। लास्ट टाइप क्या है? पॉलीसेक्राइड्स। देखो पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली मीन मैनी। सेक्राइड का मतलब होता है ग्लूकोज, जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या जिसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड, ये वो चीज़ें जुड़ी हों हज़ारों की तादाद में। इसमें क्या था, हमने इसमें कहा था जी मोनोसेक्राइड कितने जुड़ सकते हैं? 2 से लेके 9 तक। अगर हज़ारों की तादाद में जुड़ जाए तो वो हमारे पास होगा पॉलीसेक्राइड। सही है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन of thousands of monosaccharide units। बच्चे इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल को खुसूसन याद रखिएगा। ये हमारे पास जो सेलुलोज, कपास 100% सेलुलोज होती है। इसके बाद ग्लाइकोजन, इंसान के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो इस फॉर्म में स्टोर हो रही है, ग्लाइकोजन। स्टार्च, पौधों के अंदर स्टार्च की फॉर्म में एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर रहती है, और फलों के अंदर जितने भी फल हैं उन सब में स्टार्च मौजूद है। ये 3 एग्जांपल आ गई। लास्ट में जी एग्जांपल के बाद प्रॉपर्टीज़। भैया प्रॉपर्टीज़ बड़ी आसान है। प्रॉपर्टीज़ के लिए आप कपास को ध्यान में रखो, प्रॉपर्टी लिखना स्टार्ट कर दो। पहले नंबर पे कपास की खास शक्ल नहीं होती, ये कहते हैं जी वाइट एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, वाइट एमॉर्फस सॉलिड होता है। कपास का जायका चेक किया जाए तो ये दे आर टेस्टलेस,
दे आर टेस्ट लेस, ये पानी में हल नहीं होते, इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये सबसे बड़ी बात, ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, नॉन हाइड्रोलाइजेबल। और लास्ट वाली चीज़ नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। सो ये था जी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। एक चीज़ रह गई है, वो है इनके सोर्सेज एंड यूजेस। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, पास पेपर में काफ़ी दफ़ा यहाँ से चीज़ें आ चुकी हैं। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।